नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृत भाषा के लिए उच्चारण स्थान पार्ट 3 हम पार्ट 3 में चलने जा रहे हैं। आज मित्रों ध्यान रखिएगा, आज उच्चारण स्थान पार्ट 3 जो अंतिम पार्ट होगा उच्चारण स्थान का, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं मित्रों। और संस्कृत भाषा को ऐसे ही पढ़ते रहना है और बहुत ही अच्छा मेहनत करनी है आप लोगों को। मुझे पता है मेरे विद्वान मित्र लगे हुए तैयारी में, कैसे न कैसे कहीं पर भी बैठे होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं मित्रों, और हमें आगे बढ़ाना है। आइएगा मित्रों, हमने 7 सूत्र कर लिए थे। 8वां सूत्र कौन सा है आगे देखिएगा मित्रों। 8वां सूत्र आता है, वो कौन सा सूत्र है देखिएगा मित्रों। 8वां सूत्र है ओदौतो नाम, ओदौतो नाम, ओदौतो नाम कंठोष्टम। अगला सूत्र आ चुका है मित्रों, देखिएगा ओदौतो नाम कंठोष्टम। सूत्र देखिएगा एक बार सारे के सारे, ओदौतो नाम कंठोष्टम। सूत्र क्या कहता है एक बार बोल के जरूर देखिएगा, ओदौतो नाम कंठोष्टम। ओदौतो नाम कंठोष्टम सूत्र क्या कहता है मित्रों, आइएगा देखिएगा। ये कहता है मित्र, यहां से लिया एक तो ओ और एक लिया मित्र औ, एक तो ले लिया ओ और एक ले लिया मित्र औ, दोनों है, ओ भी है और औ भी है, और दोनों का जो उच्चारण स्थल है वो माना जाता है कंठ प्लस ओष्ठ से। ध्यान रखिएगा मित्र, इन दोनों का उच्चारण स्थल माना जाता है कंठ प्लस ओष्ठ से। चूंकि आपको पता है कंठ से जो उच्चारण स्थल माना गया है वो माना गया है ए और आ का, और प्लस अगर मैं करूं ऊ या दीर्घ ऊ तो इन दोनों से मिलकर आता है ओ। ध्यान रखिएगा, ये तो है कंठ और ये है ओष्ठ, और ये दोनों मिलकर बन गया ओ, तो ये बन गया कंठोष्ठ। तो ए आ प्लस ऊ ओ बन गया, स्थिति यहां पर है। और अगर चर्चा करूं मैं इस स्थिति की भी, तो ये स्थिति भी देखने को मिलती है ए और आ प्लस अगर मैं बात करूं सीधा का सीधा ओ की, तो यहां पर जो स्थिति बन के आती है मित्रों, बन के आती है औ की। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बन के आती है औ की। तो ए आ प्लस ओ सीधा करें तो औ की स्थिति बन के आती है, वैसे बन के आती है ओ की। तो ये कंठोष्ठ से दोनों उच्चारण स्थल माने जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी अब आपको प्रश्न पूछे ओ का उच्चारण स्थल, आपको कंठ नहीं बताना होगा, आपको ओष्ठ नहीं बताना होगा, आपको दोनों बताने होंगे। कंठ ओष्ठ दोनों माने जाते हैं ओ और औ के। ध्यान रखिएगा मित्रों, चूंकि हम संधि भी यहाँ पर क्लियर कर रहे थे तो संधि के उदाहरण भी देखते हैं मित्रों। आइएगा, यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिखा ओ, तो ओ का और औ ये दोनों दिख रहे हैं। ओ की कितनी मात्राएं होती है मित्रों, अगर मैं ओ की मात्राओं की चर्चा करूं तो आपके सामने देखने को मिलेगी ओ की 1 मात्रा, और अगर मैं औ की मात्रा की चर्चा करूं तो औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी मित्रों 2। ध्यान रखिएगा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। चूंकि 1 मात्रा की जो संधि होगी, ध्यान रखिएगा मित्रों, जो 1 मात्रा की संधि होगी वो तो संधि मानी जाएगी गुण संधि, गुण संधि। और अगर आपको 2 मात्राएं देखने को मिले तो संधि मानी जाएगी वृद्धि संधि। क्योंकि ये नियम आपको बहुत काम आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, 1 मात्रा की संधि तो गुण संधि और 2 मात्रा की संधि कौन सी मानी जाएगी, वृद्धि संधि मानी जाएगी। देखिएगा मित्रों, यहां पर चर्चा करते हैं। और ये मात्राएं वास्तविकता में कहां मिलने वाली हैं, मध्य में। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये मात्राएं कहां मिलेगी, मध्य में मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने कहा परोपकारः, 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 एक शब्द लिखा परोपकारः, कितनी मात्रा दिख रही है, 1 मात्रा, तो संधि कौन सी होगी मित्र, गुण संधि। अगर मैं चर्चा करूं, यहां पर एक उदाहरण लिखा नवोडा, नई नवेली दुल्हन, नवोडा, कितनी मात्राएं दिख रही है, 1 मात्रा, संधि कौन सी मानी जाएगी, गुण संधि। क्योंकि किस संधि के उदाहरण माने जाएंगे मित्रों, गुण संधि के। ध्यान रखिएगा, ये गुण संधि के उदाहरण माने जाएंगे। 1 मात्रा वाले उदाहरण किसके माने जाएंगे, गुण संधि के। क्योंकि अगर मैं 2 मात्राओं की अगर चर्चा करूं तो वहां पर अपने सामने उदाहरण निकल के जो आता है वो आता है वृद्धि संधि का। आप जितने भी उदाहरण देखेंगे मित्रों, उनमें 1 मात्रा की संधि हमेशा गुणी मिलेगी, और 2 मात्रा की जितने भी शब्द हैं उनमें कौन संधि मिलेगी, वृद्धि संधि मिलेगी। जैसे देखिएगा, मैंने आपके सामने लिखा
जलौषधि। एक उदाहरण लिखा मित्रों, जलौषधि। जलौषधि एक उदाहरण लिखा, दो मात्राएं दिख रही है, साफ साफ संधि कौन सी मानी जाएगी? वृद्धि संधि मानी जाएगी। एक मात्रा की हमेशा गुण संधि और दो मात्रा की वृद्धि संधि। जैसे मैंने कहा परमौदार्य, परमौदार्य। देखिएगा मित्रों कितनी मात्राएं हैं? दो मात्रा। दो मात्रा की संधि हमेशा कौन सी मिलेगी? वृद्धि। और एक मात्रा की संधि कौन सी मिलेगी? गुण संधि मिलेगी। तो हमारा सूत्र है औदौतो नाम कंठोष्टम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ और औष्ठ से माना जाता है। एक मात्रा का मतलब गुण संधि और दो मात्रा का मतलब वृद्धि संधि। तो यहां से हमारे संधि के उदाहरण भी क्लियर होते हैं इस पॉइंट से, और हमारा उच्चारण स्थान भी क्लियर होता है। आगे आइएगा मित्रों, आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा मित्रों आगे सूत्र है नौवा। नौवा सूत्र क्या कह रहा है? नौवे सूत्र की चर्चा करते हैं। नौवा सूत्र क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। नौवे सूत्र को देखें तो नौवा सूत्र निकल के आता है मित्रों वकारस्य, वकारस्य दंतौष्ठम, दंतौष्ठम। देखिएगा मित्रों सूत्र आया है वकारस्य दंतौष्ठम। सारे मित्र एक बार गुनगुनाएंगे घर पे बैठे। देखो मित्रों पढ़ना बहुत जरूरी है, लगन बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप लोग मायूस भी होंगे, कई एनर्जेटिक होंगे, कई ऊर्जावान होंगे। तो मित्रों इस ऐसी स्थिति में हमारा जो योगदान बनता है, हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम घर बैठे हैं, हम पढ़ाई से पढ़ाई शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को सुरक्षित आज आप लोगों ने कर रखा है, वैसे ही इस शिक्षा के माध्यम से आप और सुदृढ़ कर सकते हो। ऐसी मेहनत आपको करनी है मित्रों। आपके पास मौका है, समय है, समय इतना 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे में कितना पढ़ाई करते हो मित्रों, आप पर डिपेंड करता है। मोटिवेशन केवल मेहनत का होता है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कम में होगी। मित्रों ध्यान रखिएगा, आज हमारे पास मौका है तैयारी करने का। घर बैठे मेरे सारे मित्र, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इतनी शानदार तैयारी करो मित्रों कि मजा आ जाए। अब की बार रीट पारम, अब की बारम रीट पारम। ध्यान रखिएगा मित्रों वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम सूत्र क्या कहता है? ये कहता है जो वैवर्ण है, जो आपका वैवर्ण है। मैं आपके साथ लगाऊं मित्रों, आप भी मेरे साथ जुटिए, शेयर कीजिए, इसको और बढ़ाइए संस्कृत भाषा को, जिससे मैं मोटिवेशन मुझे भी मिले कि मैं बहुत शानदार से शानदार पढ़ा सकता हूं। कि आप लोगों के पास संस्कृत भाषा चूंकि हिंदी भाषा दोनों मिक्सअप है, जो बहुत अच्छे से आपको एक 60 नंबर का पूरा कार्यक्रम दिख रहा है। इसकी मेहनत आपको रंग लाएगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो वै का जो उच्चारण स्थल है मित्रों, वो जो माना जाता है वो माना जाता है दंत प्लस औष्ठ। ध्यान रखिएगा मित्रों, दंत प्लस औष्ठ। ये रहा दंत और ये रहा औष्ठ, दोनों से, दांतों से और होठों से, दोनों से माना जाता है। ध्यान रखिएगा मित्र, दंत और औष्ठ से जिसका उच्चारण स्थल है वो वै माना गया है। क्योंकि वै की अगर मैं संधि की चर्चा करूं तो आपको मैंने जो दूसरा पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने बताया था एक सूत्र उपोपधमानिया नाम औष्ठो। याद करिएगा मित्रों, उपोपधमानिया नाम औष्ठो पार्ट 2 में बताया था उपोपधमानिया नाम औष्ठो। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था ऊ का भाई आगे मिलेगा। ऊ का चूंकि उच्चारण स्थल था औष्ठ, ध्यान रखिएगा, तो मैंने कहा था ऊ का भाई आगे मिलेगा। आ चुका है मित्रों ऊ का भाई व। ध्यान रखिएगा, जो ऊ वर्ण था आपका, ऊ वर्ण जिसका ह्रस्व भी था और दीर्घ भी था, इसका भाई मिल चुका है। ऊ और वै का भाईचारा है मित्रों, और ये जो भाईचारा है वो संधि कहलाता है। यण संधि का आखिरी चौथा नियम यण संधि। ध्यान रखिएगा मित्रों, यण संधि का नियम बनाएगा ऊ और वै मिलकर। ध्यान रखिएगा, ऊ का भाईचारा वै के साथ है, ऊ के स्थान पर कौन आकर बैठेगा? वै। देखिएगा मित्रों, यण संधि के उदाहरण यहां पर क्लियर करते हैं। देखिएगा, ये रही यण संधि। यण संधि का नियम अगर बनाएं तो हमें कोई भी पॉइंट, कोई भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक। हम बहुत ही उच्चारण स्थानों से बहुत ही सरल तरीके से वर्णों के खेल को समझ पा रहे हैं। यण संधि का जो पॉइंट है यहाँ पर, ये बोल रहा है ऊ का भाईचारा किसके साथ है? वै के साथ है। तो यहाँ पर जो संधि का नियम बनेगा वो कौन संधि का बनेगा? यण संधि का। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने कहा ये कौन है? मधु, और ये मधु, और आगे कौन है? आचार्य। दोनों आ गए, मधु भी आ गया और आचार्य भी आ गए। मधु भी आ चुके हैं और आचार्य भी आ चुके हैं। मधु प्लस आचार्य उदाहरण आ चुका है।
प्लस से पहले किसकी मात्रा दिख रही है? सभी को, सभी मित्रों को दिख रही होगी ऊ की। देखिएगा मित्रों, म और आधा ध और आधे ध में जो मात्रा लगी थी ह्रस्व ऊ की मात्रा लगी थी। किसकी मात्रा लगी थी? ह्रस्व ऊ की। और उसके बाद में आपका कौन है? आचार्य। ये लो आचार्य, यहां पर उदाहरण लिख दिया आचार्य, मधु प्लस आचार्य। अब यहां पर हमने देख लिया ऊ की मात्रा साफ साफ दिखाई दे रही है, चूंकि हमें पता है ऊ का भाई कौन है? वह। ऊ का भाई कौन है मित्रों? वह। तो वह आधा है, पूरा है सर, आधा है, तो इस आधे वय को यहां बैठा दो, इस आधे वय को ऊ के स्थान पर बैठा दो। अगर हम ऊ के स्थान पर वय को बैठाएंगे तो यहां पर स्थिति क्या रहेगी? यहां जाएगा म, आधा है और आगे क्या आएगा? आचार्य। हमने केवल ऊ के स्थान पर वय को बैठाया है। अब यहां से जो उदाहरण बन के आएगा वो आप सभी को पता है क्या बन के आएगा? मैं का मैं, आधा है, वय में आ की मात्रा और चार्य, ये क्या बन गया? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य में जो संधि मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी मित्रों? यण संधि। इसी प्रकार से और उदाहरण भी करने हैं, और उदाहरण करने के लिए दे रहा हूं मित्रों, आपको बनाने हैं। जैसे मैंने कहा साधु प्लस आगमनम, साधु प्लस आगमनम। जैसे मैंने कहा वधु प्लस आचरण, आचरणम, वधु प्लस आचरणम। इन दोनों उदाहरणों को बनाने हैं मित्रों, अच्छे से बना पाओगे मुझे पता है। साधु प्लस आगमनम, वधु प्लस आचरणम, क्या उदाहरण बनेंगे आप लोगों को बताना है कमेंट करके। वकारस्य दंतोष्टम सूत्र खत्म हो चुका है। वह का चूंकि उच्चारण स्थल है दंतोरोष्ट, और संधि की अगर चर्चा करूं तो यण संधि का नियम बने क्या आएगा? ऊ का भाईचारा हमेशा किसके साथ होगा? वह के साथ। मधु प्लस आचार्य, ऊ के स्थान पर वह बैठाया, उदाहरण बन गया मध्वाचार्य। इसी प्रकार से कहीं पर भी प्लस से पहले ऊ की मात्रा दिखे तो आपको ऊ को किसमें बदलना है? वह में। और जो उदाहरण बन के आएगा वो कौन सी संधि का बन के आएगा? यण संधि का बन के आएगा। आइएगा मित्रों आगे चलते हैं। यहां पर हमने वकारस्य दंतोष्टम सूत्र खत्म कर लिया है, 9वां सूत्र खत्म हो चुका है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा अगला सूत्र कौन सा आता है। बस मेहनत रंग लाएगी मित्रों, मेहनत करनी है। जैसे मैं आप लोगों के लिए लगा हूं तो आप भी यहां पर तैयारी के लिए शानदार तरीके से जुटे रहे मित्रों। आइएगा 9वां सूत्र खत्म हो चुका है, अब हम चल रहे हैं 10वें सूत्र की ओर। 10वां सूत्र कौन सा है? वकारस्य दंतोष्टम के बाद में जो सूत्र आ रहा है मित्रों वो आ रहा है जीवा, जीवा मूल्यस्य, जीवा मूल्यस्य, जीवा मूलम, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। एक एक पार्ट को छोटा छोटा कर कर ऐसी स्थिति में बनाया गया है मित्रों जिससे आपको तैयारी में आसानी हो, जिससे हर एक पॉइंट क्लियर हो और बहुत ही अच्छे से आपको संस्कृत भाषा समझ में आए। आइएगा मित्रों, क्योंकि कई मेरे मित्र जो रीट की तैयारी करते हैं उन मित्रों में कई मित्र संस्कृत कभी नहीं पढ़ते, कभी 10वीं क्लास के बाद में कभी संस्कृत सीख ही नहीं पाते। उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा मौका है कि वो अच्छे से संस्कृत पढ़ पाएं, अच्छे से सीख पाएं। तो जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम सूत्र क्या कहता है मित्रों? का बोलना जरूरी है, एक बार बोल के देखिएगा। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, एक बार सारे मित्र बोल के देखिएगा। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम सूत्र आया, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। सूत्र क्या कहना चाहता है? आइएगा, ये कहना चाहता है मित्रों कि क और ख, ध्यान रखिएगा मित्रों, क और ख, क ख से पहले अगर आपको अर्ध विसर्ग देखने को मिले, क्योंकि आप सभी को पता है इसको हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। जिन्होंने मेरा पार्ट फर्स्ट और मेरा पार्ट सेकंड देखा है उन सभी मित्रों को पता है कि इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो मैंने सूत्र बताए थे, आपको वर्ण विचार बताए थे, उसमें भी इसका जिक्र आया है। अयोगवाही के नाम से जाना जाता है जीवा मूलम। तो क ख से पहले आपको अर्ध विसर्ग दिखाई दे तो चूंकि इनका उच्चारण जो स्थल माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा माना जाएगा? जीवा मूलम, अर्थात जिह्वा माना जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका जो उच्चारण स्थल माना जाएगा वो जिह्वा। अगर यहां पर आपको क ख की बात करें तो आपका कंठ होगा, पर इनसे पहले आपको यहां ये देखने को मिल जाए कि आपके सामने अर्ध विसर्ग की चर्चा की जा रही है, ऐसी स्थिति में जिह्वा उच्चारण स्थल माना जाएगा। क्योंकि संधि की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर देखिएगा, संधि की चर्चा करते हैं तो यहां पर नियम क्या बन के आता है?
चूंकि अर्ध विसर्ग है तो विसर्ग नाम ही आ चुका है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का ही नियम बनेगा। ध्यान रखिएगा मित्र, यहाँ विसर्ग संधि का ही नियम बनेगा, विसर्ग संधि का ही नियम बनेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। आइएगा हम अगर चर्चा करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि का क्या नियम बन के आता है। जैसे देखिएगा मित्रों, यहाँ पर नियम बन के आता है, अगर विसर्ग के बाद में क या ख दिखाई दे, विसर्ग के बाद में क या ख दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर आपके सामने दो स्थितियां बनती हैं। एक तो बनती है लौकिक और एक बनती है वैदिक। वही चर्चा, एक तो बनती है लौकिक और एक बनती है वैदिक। क्योंकि एक तो बनेगा लौकिक उदाहरण और एक बनेगा वैदिक उदाहरण। तो वैदिक उदाहरण में साफ सी बात है कि आपको अर्ध विसर्ग ही करना है विसर्ग के स्थान पर, और कुछ नहीं करना है। और लौकिक उदाहरण में आपके स्थान पर देखिएगा क्या क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने करूँ चर्चा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 पॉइंट बनेंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे लौकिक उदाहरण में। लौकिक उदाहरण में आपको विसर्ग के स्थान पर कैसे क्या क्या करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर विसर्ग से पहले आपके सामने ए या उ दिखाई दे, विसर्ग से पहले ई या उ दिखाई दे, तो विसर्ग के स्थान पर आप लोगों को करना क्या है मित्रों, ध्यान रखिएगा। विसर्ग के स्थान पर आप लोगों को करना क्या है, मूर्धन्य श करना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपको पॉइंट नंबर 1 की लौकिक उदाहरण की बात कर रहा हूं, विसर्ग से पहले ई या उ दिखाई दे और वहां विसर्ग के बाद में क या ख दिखाई दे, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श करना है। और अगर आप लोगों को ए या आ दिखाई दे, किससे पहले, विसर्ग से पहले, तो ऐसी स्थिति में आपको दंत्य श करना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको दंत्य श करना है। दोनों पॉइंट आपको देखने हैं लौकिक उदाहरण में। ई या उ दिखाई दे तो मूर्धन्य श, और अगर आपको ए या आ दिखाई दे तो आपको दंत्य श उदाहरण करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लौकिक और वैदिक दोनों उदाहरण बन के आते हैं। देखिएगा मित्रों, मैं चर्चा करता हूं लौकिक उदाहरण की। सबसे पहले पॉइंट नंबर पहला अपना है लौकिक, तो लौकिक उदाहरण की चर्चा कर देता हूं। लौकिक उदाहरण विसर्ग संधि का कैसे बनेगा, यहां पर देखिएगा। अगर मैं चर्चा करूं दुहु पलश कर्मः, दुहु पलश कर्मः, तो देखिएगा मित्रों, दुहु पलश कर्म में देखिएगा प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले आपको ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। विसर्ग से जस्ट पहले ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है और विसर्ग के जस्ट बाद में आपको क वर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में लौकिक उदाहरण में नियम नंबर पहला लगेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, मूर्धन्य श। मूर्धन्य श करेंगे तो यहाँ उदाहरण जो बन के आएगा वो बन के आएगा दुष्कर्मः। ध्यान रखिएगा मित्रों, उदाहरण बन के आएगा दुष्कर्मः। संधि कौन सी मानी जाएगी, विसर्ग संधि। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों के सामने दूसरा पॉइंट, दूसरा उदाहरण लिखा आप लोगों के सामने भाहा पलश करह, भाहा पलश करह। उदाहरण देखिएगा मित्रों, भाहा पलश करह, प्लस से पहले विसर्ग दिख रहा है मित्रों, साफ साफ। विसर्ग से पहले क्या दिख रहा है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है और विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, क वर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ई उ ने दिखाई कर दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ए आ में से कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमें दंत्य श करना है और ऐसी स्थिति में उदाहरण बन के आएगा भास्करः, और इसमें भी संधि कौन सी मानी जाएगी आपके मित्रों, विसर्ग संधि मानी जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत सरल तरीके से समझ में आ रही है पॉइंट को। लौकिक उदाहरण ऐसे बनते हैं, चाहे कैसा भी उदाहरण हो, अगर आपके सामने प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ई उ दिखाई दे तो हमें क्या करना है, मूर्धन्य श। अगर ए या आ दिखाई दे तो हमें करना कौन सा है, दंत्य श। अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने वैदिक की, तो मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक का उदाहरण देखिएगा यहाँ पर। वैदिक का उदाहरण क्या बन के आता है, जैसे मैंने कहा बालः खनति, बालः खनति। मैंने एक उदाहरण लिखा बालः खनति, प्लस से पहले विसर्ग, विसर्ग के बाद में ख आया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, बाल विसर्ग के स्थान पर हमें क्या कर देना है, अर्ध विसर्ग लगा देना है और खनति उदाहरण कर देना है। ऐसी स्थिति में ये वैदिक उदाहरण बनता है और वैदिक उदाहरण में आपके सामने जहां नाम माना जाएगा यहाँ पर संधि मानी जाएगी, विसर्ग संधि मानी जाएगी, पर वैदिक की स्थिति मानी जाएगी। ऐसे उदाहरण बहुत कम पूछे जाते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा, आपको प्राय रीट के अंतर्गत लौकिक उदाहरण ही पूछे जाएंगे।
तो जीवामूल्य से जीवामूलम क्या कहता है, क ख से पहले अर्धविसर्ग मिले तो उच्चारण स्थल तो जीवा माना जाएगा। और अगर विसर्ग संधि की चर्चा करें तो विसर्ग के बाद में क ख दिखे तो लौकिक और वैदिक दोनों उदाहरण बनते हैं। लौकिक के अंतर्गत विसर्ग से पहले अगर ए या उ दिखाई दे तो मूर्धन्य श करना चाहिए, अगर ए या आ दिखाई दे विसर्ग से पहले तो दंत श करना चाहिए। ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। और वैदिक स्थिति में हमें अर्धविसर्ग ही रखना चाहिए जो वैदिक स्थिति मानी जाती है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा निशान दिखे उदाहरण में और आपसे पूछ बैठे कि संधि कौन सी है तो आपको विसर्ग संधि ही बतानी चाहिए। आगे चलिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। जीवामूल्य से जीवामूलम खत्म हो चुका है और आखिरी 11वां सूत्र आ रहा है, आज का अंतिम सूत्र आ रहा है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अंतिम सूत्र आ रहा है, वो अंतिम सूत्र क्या कहता है आइएगा देखते हैं। अंतिम सूत्र है आज का उच्चारण स्थल का 11वां सूत्र जो देखने को मिल रहा है मित्रों वो कौन सा सूत्र है। 11वें सूत्र की अगर मैं चर्चा करूं तो आता है नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। सूत्र देखिएगा मित्रों, नासिका अनुस्वारस्य, बहुत ही अच्छा सूत्र निकल के आया है मित्रों, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य क्या कहता है मित्रों, यहां देखिएगा, ये कहता है जो अनुस्वार है, अनुस्वार, जो अनुस्वार है, अनुस्वार, इसका जो उच्चारण स्थल माना गया है वो कौन सा माना गया है, नासिका माना गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कौन सा माना गया है, नासिका माना गया है। अर्थात जो आपके सामने अनुस्वार दिख रहा है उसका उच्चारण स्थल कौन सा माना गया है, नासिका। एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले अनुस्वार का उच्चारण स्थल कौन सा है तो कौन सा माना जाएगा, नासिका माना जाएगा। अगर चूंकि मैं संधि की चर्चा करूं मित्रों तो ध्यान रखिएगा, अगर अनुस्वार मिल रहा है तो वहां संधि मानी जाएगी एक ही, जिसका नाम है अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, जो कि हल संधि का ही एक पार्ट है, जो कि हल संधि का ही क्या है, एक पार्ट है। हल संधि जो हम हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं, हिंदी में व्यंजन संधि कह दो और संस्कृत भाषा में हल संधि कह दो। तो अनुस्वार संधि आएगी। जैसे उदाहरण की मैं चर्चा करूं आप लोगों के सामने तो यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो देखिएगा आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, अनुस्वार दिख रहा है। अनुस्वार होने के कारण यहाँ संधि कौन सी मानी जाएगी मित्रों, अनुस्वार संधि मानी जाएगी। ऐसे उदाहरणों में संधि कौन सी मानी जाएगी, अनुस्वार संधि मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों के सामने उदाहरण लिख दिया संक्रांति, देखिएगा मित्रों मैंने उदाहरण लिख दिया संक्रांति, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार है, संधि कौन सी मानी जाएगी, अनुस्वार संधि मानी जाएगी। जैसे मैंने कहा संदेशः, जैसे मैंने कहा संदेश, तो देखिएगा मित्रों संधि कौन सी मानी जाएगी, अनुस्वार संधि। तो अगर आपको अनुस्वार दिखे, जैसे संधि उदाहरण दिख रहा है आप लोगों को, संधि उदाहरण दिख रहा है तो संधि उदाहरण में भी संधि कौन सी मानी जाएगी, अनुस्वार संधि मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में नासिका अनुस्वारस्य है, अनुस्वार का उच्चारण स्थल नासिका होता है और अनुस्वार की स्थिति में अनुस्वार संधि ही मानी जाती है। तो आज का हमारा उच्चारण स्थल खत्म हो चुका है, अगले नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे, इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहो मित्रों और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और लगे रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने विद्वान साथियों के साथ इसको शेयर करना है, जो कि वो पढ़ पाएं, संस्कृत भाषा सीख पाएं घर बैठे बैठे। संस्कृत का बहुत बड़ा एक महत्व है आप लोगों के लिए, संस्कृत द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, संस्कृत भाषा का आप लोगों को उत्थान भी करना है मित्रों। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, मेहनत करनी है, लगे रहना है। ऑल द बेस्ट सभी मित्रों को, धन्यवाद।